300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और जो नॉर्थ मोस्ट गांव कह सकते हो, जगह कह सकते हो है, वो है लिम्पियाधुरा। इसमें जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है इसका वो है लीपू लेक पास, और साउथ वेस्ट पे गुंजी आता है और काला पानी है इसके साउथ में। तो इन 3 जगहों के बेसिस पे इस एरिया को डिफाइन किया गया है, लिम्पियाधुरा, लीपू लेक और काला पानी। जब नेपाल में इसको लेकर प्रोटेस्ट होने लगे 15 मई को इंडियन आर्मी चीफ ने कहा कि नेपाल में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके पीछे चाइना का हाथ है। नेपाल में और गुस्सा होगा इसको लेकर लोग, और फिर नेपाल की सरकार ने अपना नया मैप निकाला जिसको लेकर ये पूरा डिस्प्यूट सामने आया। तो सवाल ये उठता है यहाँ पर कि ये डिस्प्यूटेड रीजन एक्चुअली में डिस्प्यूटेड क्यों है और राइटफुली किस कंट्री को ये बिलोंग करता है। आइए इसकी हिस्ट्री देखते हैं पहले। हमारी कहानी शुरू होती है आज से करीब 200 साल पहले 1800s में, जब इंडिया पर ब्रिटिश राज था। ब्रिटिशर्स ट्राई कर रहे थे नेपाल की तरफ एक्सपैंड करने की, और नेपाल में उस वक्त एक किंगडम था, किंगडम ऑफ गोरखा। ब्रिटिशर्स के बीच में और नेपाल के किंगडम के बीच में लड़ाई हुई, इसको कहा जाता है एंग्लो नेपालीज वॉर ऑफ 1814। 2 साल तक ये लड़ाई चली 1816 तक, जिसके बाद एक ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ सुगौली, ये डिसाइड करने के लिए कि ब्रिटिशर्स कितने एरिया को कंट्रोल करेंगे और नेपाल का जो किंगडम है वो कितने एरिया को कंट्रोल करेगा, कितना एरिया दोनों कंट्रीज को मिलेगा उसमें। ट्रीटी ऑफ सुगौली के अकॉर्डिंग नेपाल ने अपना सिक्किम और दार्जिलिंग वाला एरिया लूज कर दिया, वो एरिया ब्रिटिशर्स के पास चला गया, और जो नेपाल का खुद का किंगडम था उसे डिफाइन करने के लिए 2 नदियों का इस्तेमाल किया गया। नेपाल की जो वेस्टर्न बाउंड्री होगी वो महाकाली रिवर के अकॉर्डिंग होगी, और जो ईस्टर्न बाउंड्री होगी वो मेची रिवर के अकॉर्डिंग होगी। आज के दिन भी दोस्तों अगर आप नेपाल और इंडिया की वेस्टर्न और ईस्टर्न बाउंड्री देखेंगे क्या है, तो वो इन दोनों नदियों के अकॉर्डिंग ही डिफाइन करी गई है। नदी के साथ साथ नेपाल और इंडिया का बॉर्डर चलता है। अब प्रॉब्लम आती है नेपाल के वेस्टर्न बॉर्डर पे। अगर आप इस महाकाली नदी के अकॉर्डिंग चलते रहते हो तो मैं आपको मैप खोलकर दिखाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये उत्तराखंड है और ये नेपाल है। एप्पल मैप्स में बाउंड्रीज को इस रेड लाइन से डिफाइन किया गया है। अगर मैं जूम इन करता हूं तो आप देखेंगे ये रेड लाइन नदी के अकॉर्डिंग चलने लग रही है। इससे देख सकते हो आप कि कैसे पूरा का पूरा इंडिया नेपाल का बॉर्डर इस नदी के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया। अब मैं ऊपर जा रहा हूं इस नदी में, तो आप देखेंगे ये नदी चले जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, जहां पर ये नदी 2 में बट जाती है। एक्चुअली 2 में बटना सही नहीं होगा, ये एक्चुअली में मैं अपस्ट्रीम जाने लग रहा हूं, तो 2 सोर्सेज से ये नदी आने लग रही है। कौन से सोर्स को यहाँ पर चूज किया जाए बॉर्डर डिफाइन करने के लिए? अगर आप जूम इन करके देखेंगे यहाँ पर, तो इनमें से एक सोर्स क्लियरली प्रॉपर नदी जैसा दिख रहा है और दूसरे वाला पतली सी नदी दिख रहा है। तो कॉमन सेंस तो यही कहता है कि मोटे वाले को यहाँ पर यूज कर लो बॉर्डर डिफाइन करने के लिए, क्योंकि वो वाली प्रॉपर नदी है यहाँ पर। तो शुरुआत में दोस्तों ब्रिटिशर्स ने भी यही किया। ये जो मोटे वाला पार्ट है नदी का, जो वेस्ट वाला पार्ट है, उससे बॉर्डर डिफाइन किया। तो ब्रिटिशर्स ने जो मैप्स बनाए अपने, उसमें इस वेस्ट वाली नदी को ही यूज किया गया बॉर्डर डिफाइन करने के लिए, और नेपाल को ये एक्स्ट्रा रीजन मिल गया। ये जो मैप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया मैप है 1827 का, और इस मैप में ब्रिटिशर्स ने वेस्ट वाली नदी को चूज किया बॉर्डर डिफाइन करने के लिए। यानी ये जो एक्स्ट्रा ट्रायंगुलर पार्ट है जिसके बारे में आज कंट्रोवर्सी चल रही है, ये नेपाल किंगडम के पास गया। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। कुछ सालों बाद ब्रिटिशर्स ने रियलाइज किया कि जो एक्स्ट्रा पीस ऑफ लैंड हमने नेपाल किंगडम को दे दिया है, इसकी काफी जरूरत है हमें, काफी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है इस पीस ऑफ लैंड की, क्योंकि चाइना के साथ ट्रेड करते वक्त ये काम आएगा। तो बड़ी चालाकी से कुछ 30-40 सालों बाद 1860s में ब्रिटिशर्स ने अचानक से अपना नक्शा बदल डाला। अपने मैप्स में वो ईस्ट साइड वाली रिवर को एज अ बाउंड्री बताने लग गए एकदम से। तो ये जो 1865 का आप एक मैप देख सकते हैं हम स्क्रीन पर, इस मैप में दोस्तों ब्रिटिशर्स ने ईस्ट साइड वाली नदी को यूज किया एज अ बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड किंगडम ऑफ नेपाल। उस वक्त दोस्तों किंगडम ऑफ नेपाल को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि
1962 के बाद से इंडिया और नेपाल दोनों कंट्रीज अपने मैप्स में लिपुलेख और कालापानी रीजन्स को दिखाती आई हैं। लेकिन ये पहली बार है कि नेपाल ने ये लिम्पियाधुरा वाला रीजन अपने मैप में दिखाया हो। ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट का इशू है, ये पहली बार 1990s के बाद खड़ा हुआ जब नेपाल में डेमोक्रेसी आई और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वो फाइनली एक्सेस कर पाई पुराने हिस्टोरिकल पेपर्स को, ये देखकर कि जो हमारी मोनार्की थी ये किस तरह से बॉर्डर्स डिफाइन करती थी। और इन्होंने फिर रियलाइज किया कि ये जो एरिया है नहीं, ये नेपाल को बिलोंग करना चाहिए, और तब से लेकर ये इसे डिस्प्यूटेड एरिया की तरह डिफाइन करते आए हैं। जुलाई 2000 में इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और उस वक्त के नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने इस इशू को लेकर बातचीत करी। बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए इन्होंने साथ में मिलकर फील्ड सर्वेस कंडक्ट कराए कि एग्जैक्टली कालापानी के रीजन में कहां पर ये बाउंड्री होनी चाहिए। लेकिन ये एग्रीमेंट दोस्तों बीच में अटक गई जब इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया कि वहां से इंडियन आर्मी की प्रेजेंस हटाएंगे। तो ये बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई थी। मई 2015 में इंडिया और चाइना ने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करी कि वो लिपुलेख पास को एज ए ट्रेड रूट यूज करेंगे, और ये वो पॉइंट था दोस्तों जहां से इंडिया और नेपाल के रिलेशंस बिगड़ने शुरू हो गए। उस वक्त 2015 में ही नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई इस चीज को लेकर और प्रोटेस्ट जताया। उन्होंने कहा था कि ये काला पानी का जो रीजन है ये नेपाल के अंदर आता है। इंडिया चाइना दोनों के अगेंस्ट उन्होंने इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट किया। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है ये किसको राइटफुली बिलोंग करता है, इंडिया को या नेपाल को। इस सवाल को आंसर करने के लिए दोस्तों मैं दोनों साइड्स की आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करूंगा। नेपाल अपनी तरफ से यह आर्ग्यू करता है कि सुगौली ट्रीटी आखिरी ट्रीटी थी जिसमें दोनों साइड्स एग्रीमेंट में थी। उसके बाद कोई ऐसी ट्रीटी नहीं की गई जिसमें दोनों साइड्स एक दूसरे से एग्री करती हों, इसलिए हम सुगौली ट्रीटी को ही एज अ बेसिस लेकर चलेंगे और उसके बेसिस पर ये जो एरिया है ये हमारा होना चाहिए, क्योंकि उस ट्रीटी में डिफाइन किया गया है कि महाकाली रिवर के अकॉर्डिंग हमारी वेस्टर्न बाउंड्री डिफाइन करी जाएगी। और जहां पर ये रिवर दो में बट रही है उसमें क्लियर दिख रहा है कि बड़ी वाली रिवर महाकाली रिवर है, इसलिए ये एरिया अपने अंडर आता है। अब इंडिया के फेवर में जो आर्गुमेंट है वो ये है कि इतने सालों से नेपाल ने इस चीज को लेकर कुछ नहीं कहा। कब से, दशकों से चली आ रही है ये चीज। 1860s के बाद से यही अनऑफिशियल बाउंड्री यूज करी गई है। तब तो नेपाल ने कुछ नहीं कहा, ना ही नेपाल के मोनार्क को वहां पर प्रॉब्लम हुई। तो अब अचानक से इस इशू को उठाने का क्या तुक बनता है, फालतू में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का क्या तुक बनता है, पूछना चाहूंगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? आपने पूरी हिस्ट्री सुन ली, आपने दोनों साइड्स की आर्ग्यूमेंट सुन ली। आपके हिसाब से ये जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया है ये किसे राइटफुली बिलोंग करता है, इंडिया को या नेपाल को? आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। और अब मैं आपको यहां पर अपनी राय बताऊंगा। मेरी राय में दोस्तों अगर हम इस सिचुएशन को ज्योग्राफिकली देखें तो यहां पर नेपाल सही है। अगर हम सुगौली ट्रीटी के अकॉर्डिंग जाएं जो कहती है कि महाकाली रिवर के अकॉर्डिंग ही हमें नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री डिफाइन करनी है, तो ये बड़ा क्लियर है जब नदी दो में बढ़ती है, वेस्ट वाली नदी ही बड़ी नदी है, उसी को ही एज अ बाउंड्री यूज किया जाना चाहिए, और इस लॉजिक से नेपाल सही है। लेकिन अगर आप इन सिचुएशन को प्रैक्टिकली और हिस्टोरिकली देखें तो मेरी राय में इंडिया सही है। ये रीजन इंडिया को बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि 1860s के बाद से ब्रिटिशर्स भी इसी को बाउंड्री की तरह यूज करते आए हैं। और अगर नेपाल के राजा महाराजाओं को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इतने सालों बाद तक यही अनऑफिशियल बॉर्डर चलता रहा, तो एकदम से नेपाल बोले कि नहीं हमें वही पुराने वाला बॉर्डर चाहिए, आज से 100 साल पुराने वाला, तो ये सेंस नहीं बनाता कुछ। अगर हर कंट्री ऐसा ही करने लग गई तो बात नहीं बनेगी। जरा सोचकर देखिए, अगर जर्मनी फ्रांस के बीच में ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पर जर्मनी बोले कि ये फ्रांस के अंदर ये वाला रीजन हमें चाहिए क्योंकि हमारे पुराने किंगडम्स के टाइम पे ये रीजन हमारे अंडर हुआ करता था। हालांकि पिछले 100 सालों से ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अब हमें चाहिए वो पुराने टाइम के लिए।
ये चाइना वाली चीज पर भी मैं एक बारी बात करना चाहूंगा कि कुछ इंडियंस कहने लग रहे हैं कि चाइनीज ने नेपालियों को खरीद लिया है, क्योंकि नेपाल में इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है वो कम्युनिस्ट पार्टी है। तो क्योंकि चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है, तो कह रहे हैं कि चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस आ गया नेपाल के ऊपर। अब बाकी और इश्यूज में कुछ हद तक ये सही हो सकता है, लेकिन इस स्पेसिफिक इशू की अगर हम बात करें, जो बॉर्डर डिस्प्यूट चलने लग रहा है, मेरा मानना है कि इसमें चाइना का कोई लेना देना नहीं है। और इसके पीछे रीजंस क्या हैं, मैं आपको रीजंस बताता हूं। पहला रीजन तो यह है कि 2015 में जब इंडिया चाइना की ट्रेड एग्रीमेंट हुई थी लिपुलेख रीजन को लेकर, तो नेपाल ने दोनों कंट्रीज के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और इंडिया और चाइना दोनों एक दूसरे से रिलेशंस बना रहे थे, जबकि नेपाल दोनों के अगेंस्ट था वहां पर। और दूसरा रीजन ये है कि नेपाल में जो ऑपोजिशन पार्टी है उसकी भी सेम राय है इस इशू को लेकर जो उनकी रूलिंग पार्टी की है। वहां की सारी पार्टीज ऑलमोस्ट इस इशू पर यूनाइटेड है कि हम इस एरिया को अपना मानते हैं। तो ये कहना कि फिर चाइना का इन्फ्लुएंस है एक पार्टी को लेकर सेंस नहीं बनाता, लॉजिक नहीं बनता यहाँ पर।